हेलो एवरीवन। अब बीएससी का और बीएससी मैथ्स ऑनर्स दोनों का ही रियल का एग्ज़ाम 22 को है। बीएससी मैथ्स ऑनर्स का रियल और लीनियर दोनों का है और बीएससी का तीनों ही मैथ्स का एक साथ है एग्ज़ाम। तो बीएससी के एग्ज़ाम में अराउंड 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से हम ये लगा सकते हैं कि 33 फ्रॉम ईच बुक आएंगे और बीएससी ऑनर्स के अंदर आएंगे 50 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। तो उसके अंदर पूरा कंप्लीट सिलेबस आएगा, इसलिए आज की वीडियो में हम करेंगे अपना पूरा रियल का कंप्लीट सिलेबस कवर। अराउंड 35 टू 40 क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर हैं, कवरिंग कंप्लीट सिलेबस। सेक्शन 3 यानी कि चैप्टर 5 से क्वेश्चंस बहुत कम डाले हैं मैंने, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ। ऐसा नहीं है एग्ज़ाम के अंदर चैप्टर 5 के कम आएंगे। चैप्टर 5 में से शॉर्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। चैप्टर 2, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 ऐसे हैं जिसमें से आपके एग्ज़ाम के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि उसमें शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, फॉर्मूलाज भी बहुत ज़्यादा है। 6 चैप्टर में से ऐसे ही देखिए, फिक्स पॉइंट, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन, ट्रांसलेशन, जितनी भी मैपिंग्स हैं इन पर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको इन टॉपिक्स पर स्पेशली ध्यान रखना है। फॉरियर सीरीज से जैसे काफ़ी कम क्वेश्चंस बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, तो उसमें से कम चांसेस हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर सारा सिलेबस कवर होगा। 5th चैप्टर के भी क्वेश्चंस हैं बट कम है। 5th चैप्टर के अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो आप देख सकते हैं जो वीडियो मैंने अलग से चैप्टर 5 पे डाली थी वो। ठीक है, तो आज की वीडियो को बहुत अच्छे से करना है। ये आपकी एक फाइनल रिवीजन है, इस तरीके से लगा लो। हर क्वेश्चन को पहले आपने खुद अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपने उसका सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, इफ u एंड v आर फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y possessing फर्स्ट ऑर्डर partial derivative with respect to x and y, then the determinant curl u by curl x, curl u by curl y, curl v by curl x, curl v by curl y is called। अब तो आपका एग्जाम जस्ट आने ही वाला है, तो आई थिंक आपने सारे चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे, तो आपको इजीली पता लग चुका होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का है और इसका आंसर है जैकोबियन। ठीक है, फर्स्ट पेज पर ही आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा और फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने पूरे में किया भी यही है, जैकोबियंस निकाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कौन से चैप्टर का है, किस टॉपिक पर बेस्ड है। If u is equal to x and v is equal to x cube be two functions of one variable x such that u and v are functionally dependent, then देखो फंक्शनली डिपेंडेंट के केस में हम क्या लेते हैं, u और v, f ऑफ u ऑफ v क्या होता है 0, f ऑफ u v क्या होगा आपके पास 0। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर आपके पास f ऑफ u v है नॉट इक्वल टू 0, ऑप्शन बी के अंदर f ऑफ यू वी इज इक्वल टू 1, थर्ड ऑप्शन के अंदर f ऑफ यू वी इज नॉट इक्वल टू सम कांस्टेंट c, और फोर्थ ऑप्शन के अंदर है f ऑफ यू वी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर बन रहा है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर 4, डेट इज f ऑफ यू वी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आप कहेंगे मैंने मोस्ट अप्रोप्रिएट क्यों कहा, मैंने मोस्ट अप्रोप्रिएट इसलिए कहा क्योंकि इज़ नॉट इक्वल टू सी। यहाँ पर अगर मैं सी की वैल्यू मान लो 2 ले लूँ तब भी तो ठीक है ना ये बात कि नॉट इक्वल टू 2 है यानी इक्वल टू 0 है, बट वहाँ पर पर्टिकुलरली आपको पता नहीं चल पा रहा अगर नॉट इक्वल टू 2 है तो इक्वल टू किसके है, पर यहाँ पर आपको सब कुछ प्रॉपरली पता चल रहा है। तो फंक्शनली डिपेंडेंट के केस में एफ ऑफ यू वी आपके पास क्या आ जाता है 0। हर क्वेश्चन को आपको एक बार खुद अटैम्प्ट करना है और उसके बाद ही आपको चेक करना है कि आपका आंसर और यहाँ से आंसर ठीक है या नहीं। और अगर आपको रियल कि आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी नहीं है तो आप इस वीडियो के हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए ताकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो जाए, क्योंकि मैंने हर टॉपिक को ऑलमोस्ट कवर कर रखा है इस वीडियो के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड की स्टेटमेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर 2/3 1 minus x raised to the power -1/2 over limits 0 to 1 dx as a beta function and is denoted by। देखिए ये आंसर निकालने के लिए देखिए बीटा फंक्शन में आप क्या करते हैं,
जस्ट आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होता है। सबसे पहले ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आपको क्या करना है, दोनों ही पावर्स के अंदर +1। तो 2/3 के अंदर जब आप +1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5/3, और -1/2 के अंदर जब आप +1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2। देखिए यहाँ पर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन में 5/3 और 1/2 है, करेक्ट। एक बार के लिए बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन में आपके पास है 1/2 और 5/3, नो, इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन 6/4, इनकरेक्ट। -1, देखिए माइनस तो यहाँ पर कहीं भी नहीं आया, तो ये भी इनकरेक्ट। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। सेकेंड चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 2.1 पर मिल जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट है, while discussing about properties of beta function we studied about symmetry of beta function which states that। देखिए आपने बीटा फंक्शन के चैप्टर में जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं उसमें पढ़ा हुआ है कि बीटा फंक्शन क्या होता है, सिमेट्री को होल्ड करता है। तो जिसकी वजह से आप क्या कह सकते हैं, बी ऑफ एम एन इज इक्वल टू बी ऑफ एन एम। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बी ऑफ एम एन इज नॉट इक्वल टू बी ऑफ एन एम। सेकेंड ऑप्शन है बी ऑफ एम एन इज इक्वल टू बी ऑफ एम एन प्लस 2। थर्ड ऑप्शन है बी ऑफ एम प्लस 1 एन इज इक्वल टू बी ऑफ एन एम। बी ऑफ एम एन इज इक्वल टू बी ऑफ एन एम। तो आपको यहाँ से पता लग ही रहा है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों ही इनकरेक्ट है, और ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो यहाँ पर सिमेट्री होल्ड करने का मतलब क्या है कि बी ऑफ एम एन और बी ऑफ एन एम की वैल्यू दोनों ही क्या होंगी, इक्वल। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, द वैल्यू ऑफ बी ऑफ एम एन इज इक्वल टू, बी ऑफ एम एन की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन m+1 का फैक्टोरियल, n+1 का फैक्टोरियल, m+n+1। नॉट इज इनकरेक्ट, क्योंकि आपको अगर यहाँ पे b ऑफ एम एन है तो m-1 का फैक्टोरियल आना चाहिए। m+1 है तो ये देखते ही आप इनकरेक्ट कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी m-1 का फैक्टोरियल नहीं है, ऐसे ही यहाँ पर भी। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, जहाँ पर आपको दिया हुआ है m-1 का फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल अपॉन में m+n-1 का फैक्टोरियल। सो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हो गया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको मिल जाएगा पेज नंबर 2.13 पर, और क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, द सेकेंड आइलेरियन इंटीग्रल इज इक्वल टू। सेकेंड आइलेरियन इंटीग्रल आप किसको बोलते हैं, गामा फंक्शन को। ये एज इट इज़ आपको पेज नंबर 2.13 में मिल जाएगा। बाकी ऑप्शंस को देखने की भी ज़रूरत नहीं है। बीटा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर बोथ इनकरेक्ट, गामा फंक्शन इज करेक्ट। अब हम चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 किस टॉपिक पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन इज। फर्स्ट ऑप्शन बी ऑफ एम एन इज इक्वल टू गामा m+1 गामा n अपॉन में गामा m+n। देखिए ये गलत है। अगर यहाँ पे आपके पास बीटा एम एन है तो यहाँ पे गामा m ही आना चाहिए, गामा m+1 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी देखते हैं सही है या गलत। ऑप्शन बी के अंदर देखिए क्या है, ऑप्शन बी के अंदर हमारे पास यहाँ पे n-1 आ गया, तो ये भी आपके पास हो गया इनकरेक्ट, क्योंकि आपके पास यहाँ पर n आना चाहिए था, n-1 नहीं आना चाहिए था। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी के अंदर अगर हम न्यूमरेटर को देखें तो न्यूमरेटर बिल्कुल ही करेक्ट है, न्यूमरेटर में कोई भी मिस्टेक नहीं है। बट डेनोमिनेटर के अंदर देखें तो जब हम बीटा फंक्शन को गामा फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास +1 या -1 कुछ भी नहीं करते, एज इट इज़ m+n आ जाता है। तो यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी +1 का रखा है, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। Option D is correct one, that is beta of mn is equal to gamma of n into gamma of n upon में gamma of m+n। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, और इसी तरीके से चैप्टर 2 के अंदर काफ़ी सारे रिजल्ट्स हैं, आपको उनको भी एक बार अच्छे से रीड आउट करना है एग्ज़ाम में बैठने से पहले, क्योंकि MCQ बेस्ड हैं तो रिजल्ट्स में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे। सॉल्व करने वाले आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे एज इट इज़ आपके यही रिजल्ट्स आएंगे या फॉर्मूलाज आएंगे। और जब सब्जेक्टिव आपके पेपर हुआ करते थे ये वाले रिजल्ट का प्रूफ, तो तब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसको आप अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा 1/2। गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट ऑफ पाई।
ये आपको पता है, आपने काफ़ी क्वेश्चंस में सोल्व भी किया है। गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई। अगर आपको ये वैल्यू नहीं पता थी तो आप यहाँ से आपको अब पता लग गई होगी, अदरवाइज आप पेज नंबर 2.17 पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। नाइन्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर ट्रिपल इंटीग्रल है, तो ट्रिपल इंटीग्रल की बात है, इसका मतलब चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड ओवर द रीजन वी इज डिनोटेड बाय। अब आपके पास रीजन वी है, ट्रिपल इंटीग्रल है, तो देखिए जहाँ जहाँ पे डबल इंटीग्रल है उनको तो वैसे ही कट कर दीजिए, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए फंक्शन तो चेंज नहीं होगा ना, इस फंक्शन पर हमें निकालना है ट्रिपल इंटीग्रल, तो फंक्शन तो यही रहेगा। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई है, तो ये कैसे करेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब आपके पास रीजन वी दिया हुआ है, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन है ओवर वी, तो यहाँ पर भी तो डी वी आएगा, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। बचा ऑप्शन डी, जहाँ पर यहाँ पर भी वी है, यहाँ पर भी डी वी है, और ये फंक्शन भी एज इट इज़ वही है जैसा आपके पास क्वेश्चन के अंदर था। इसके बाद हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन 10th की स्टेटमेंट है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डुप्लीकेशन फॉर्मूला। अगर आपने चैप्टर 2 अच्छे से किया तो उसमें एक डुप्लीकेशन फॉर्मूला था। डुप्लीकेशन फॉर्मूला पेज नंबर 2.24 पे है, और उसकी स्टेटमेंट क्या थी। ऑप्शन ए को हम ऐसे ही गलत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गामा ऑफ एम की प्रोडक्ट गामा ऑफ एम प्लस वन से है, जबकि डुप्लीकेशन फॉर्मूला के अंदर एलएचएस में गामा ऑफ एम के साथ गामा ऑफ एम प्लस 1/2 आते हैं। तो जिन ऑप्शंस में लेफ्ट हैंड साइड में गामा ऑफ एम के साथ गामा ऑफ एम प्लस 1/2 नहीं है, वो तो गलत हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए और बी तो इनकरेक्ट। अब ऑप्शन सी और डी देखते हैं। सी और डी के अंदर एलएचएस तो सेम है। अब आपको पता है गामा ऑफ एम इज इंटू गामा ऑफ एम प्लस 1/2, आर एच एस के अंदर अंडर रूट ऑफ पाई आता है, जबकि यहाँ पे अंडर रूट ऑफ पाई प्लस 1 है। तो आपके पास ये ऑप्शन करेक्ट और ये ऑप्शन हो जाएगा आपका इनकरेक्ट, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। क्वेश्चन 11th की स्टेटमेंट है, रिकरेंस रिलेशन फॉर गामा फंक्शन एन ग्रेटर देन 1। ये टॉपिक आपको पेज नंबर 2.14 पे मिल जाएगा। रिकरेंस रिलेशन बिटवीन फॉर गामा फंक्शन क्या होता है जब n ग्रेटर देन 1 हो। गामा ऑफ n इज इक्वल टू n-1, गामा ऑफ n-1। ये हम काफ़ी क्वेश्चन में भी यूज़ करते थे, तो देखते हैं कंपेयर करके कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है। गामा ऑफ n इज इक्वल टू n-1, गामा ऑफ n-1। यहाँ पर n+1 है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा इनकरेक्ट। सी भी इनकरेक्ट, बी भी इनकरेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। सो 11th क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐसे ही आपके यहाँ पे 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको अगर लीनियर अलजेब्रा में भी डाउट हो, इनर प्रोडक्ट स्पेस जो कि आपका सबसे लास्ट चैप्टर है, तो उसके भी वीडियोस MCQ से रिलेटेड मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप मैथ्स ऑनर्स के हैं तो आप नीचे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ऑपरेशन रिसर्च, टोपोलॉजी और फ्लूइड डायनेमिक्स के ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस के MCQs मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। तो आप उन्हें भी जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है हमारे पास, व्हेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर कन्वर्टेड टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स r थीटा z, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल f of x y z over v with respect to dx dy dz। तो आपने अगर चैप्टर 3 अच्छे से कर रखा है तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा। अदरवाइज अगर आपने सिलेक्शन के अंदर चैप्टर 3 छोड़ रखा था तो उसमें इतने फॉर्मूलाज नहीं हैं। जितने भी फॉर्मूलाज हैं आप उनको एक बार रीड आउट करके जाना, काफ़ी इजी है चैप्टर 3। तो चेक करते हैं किस ऑप्शन के अंदर क्या गलती है। सबसे पहले तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो आपके पास फंक्शन में x चेंज हो जाएगा r कोस थीटा से, तो x रिप्लेस हो जाएगा आपका r कोस थीटा से, y रिप्लेस हो जाएगा आपका r साइन थीटा से, z रिप्लेस हो जाएगा आपका z से, ठीक है। तो f ऑफ एक्स वाई जेड ये वाली वैल्यू आपकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड थीटा का यूज़ हो गया, z का यूज़ नहीं हुआ। ऑप्शन बी हमारे पास इनकरेक्ट है, यहाँ पर किसी को भी चेंज नहीं किया है इसलिए। ऑप्शन सी आपके पास इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको फंक्शन को चेंज नहीं किया। सिर्फ ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर फंक्शन को चेंज कर रखा है, फंक्शन की वैल्यू में
एक्स की जगह आर कोस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा और जेड की जगह हमारे पास जेड से रिप्लेस किया हुआ है ओवर द इंटीग्रल वी डी आर डी थीटा डी जेड। अब हम इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास चैप्टर 3 पे बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है फंक्शन f from R to R is said to be periodic if f of x plus lambda is equal to f of x for all x belong to R lambda greater than 0, then smallest value of lambda is what। आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लैम्डा की क्या आएगी। ऑप्शन ए लिमिट, ऑप्शन बी पीरियड, ऑप्शन सी डेरिवेटिव एंड ऑप्शन डी इज एंगल। देखो सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है लैम्डा की उसको हम कहते हैं पीरियड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक फंक्शन है क्योंकि इसलिए हम यहाँ पर जो लैम्डा है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा को हम कहते हैं पीरियड। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को स्टार्ट करने से पहले आप में से काफ़ी बच्चों के कमेंट्स थे कि आप बोर्ड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड नहीं करते 10th 12th क्लासेस से रिलेटेड। तो विद इन 3 to 4 डेज आपके पास यहाँ पर इसी चैनल पर रिलेटेड टू 10th एंड 12th भी वीडियोस अपलोड होंगी। सबसे पहले सेकेंड सेमेस्टर की और आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला तो उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर की भी वीडियोस बहुत स्पीडली अपलोड होंगी। ठीक है, तो आपके रिलेटिव्स, कज़न्स या फ्रेंड्स जो भी बोर्ड्स की क्लास में आप उनसे शेयर कर सकते हो। उसमें आपको पूरी एनसीईआरटी सोल्ड मिलेगी। तो आपने उन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर करना है, रिलेटिव्स और कजन्स के साथ भी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट क्या है। फॉर अ फंक्शन एफ इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स देन एफ इज। देखो अगर आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आता है तो आपके पास एफ क्या है। देखिए एफ हमारे पास हो जाएगा ऑड फंक्शन। अगर यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा होता है तो ये बन जाता है इवन फंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 15th क्वेश्चन जो है उसके अंदर क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट। आपको पता होना चाहिए जो इवन फंक्शन का ग्राफ है वो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होता है। सो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका हो गया करेक्ट। ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है 5 सेकंड्स के, इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, बस स्टेटमेंट पढ़नी है और जवाब देना है। तो इसमें आपका बिल्कुल भी एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा और ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे जो बहुत ही स्पीडली सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके बाद आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट है इफ़ एफ इज़ बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल ऑन -π to π एंड an and bn आर इट्स फोरियर कोफिशिएंट्स देन। आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है, इनइक्वालिटी है ये, और इस इनइक्वालिटी को पूछा है कि इसे क्या कहते हैं। इसे हम कहते हैं बेसल्स इनइक्वालिटी। ठीक है, ये आपने चैप्टर 4 के अंदर पढ़ा भी है, पेज नंबर 4.12 पे मिल जाएगी आपको। इसे हम कहते हैं बेसल्स इनइक्वालिटी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन 17 की स्टेटमेंट है द ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट। इवन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस था और ऑड फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन होता है। ठीक है, बच्चे फ्लो में इसका आंसर एक्स एक्सिस टिक कर देते हैं, डेट इज रॉन्ग, ऑरिजिन इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन 18 की आपके पास स्टेटमेंट है व्हेन वी डिस्कस अबाउट साइन सीरीज एंड कोसाइन सीरीज, ये भी आपका चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। देन वी आर स्टडिंग अबाउट विच टाइप ऑफ फोरियर सीरीज, चेंज ऑफ इंटरवल, हाफ रेंज सीरीज, पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन, नन। अगर आपने चैप्टर 4 अच्छे से कर रखा है तो आपके लिए बिल्कुल भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। हाफ रेंज सीरीज इज करेक्ट वन। ठीक है, तो जिसके अंदर आप साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज के बारे में पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं हाफ रेंज सीरीज। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन 19 की आपके पास स्टेटमेंट है डिटरमाइन द इमेज और स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन स्फीयर ऑफ रेडियस 1/2 एंड सेंटर 0, 0, 1/2 एंड पॉइंट इज 2 + 3 आयोटा। तो आपको इस तरीके से जब सेंटर दिया हो और रेडियस दिया हो तो आपको निकालना आता है। देखो सबसे पहले हमें इस चीज़ को x + आयोटा y से कंपेयर करते हैं। यहाँ से आपके पास आ गया स्मॉल x की वैल्यू 2
और y की वैल्यू भी आ गई आपके पास 2। कैपिटल X की वैल्यू आपके पास आ गई 2 + 2 में 1 + x² + y², y यहाँ पर 3 था कंपेयर करने पे, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 1 + 4 + 9 दैट इज इक्वल टू 14, तो 2/14। जिन ऑप्शंस के अंदर x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट 2/14 नहीं है वो तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम निकालते हैं y के अंदर 3/14, नीचे तो x और y का डिनोमिनेटर सेम होता है तो 3/14, तो हमारे पास यहाँ से ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट हो गया। अब आप जब z की वैल्यू निकालेंगे, z के टाइम पे आपको फॉर्मूला क्या पुट करना है, स्मॉल x का स्क्वायर प्लस स्मॉल y का स्क्वायर अपॉन में 1 + स्मॉल x² y², तो ये आपके पास आ जाएगा 13/14। सो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन ए आ जाएगा करेक्ट एंड डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट नेगेटिव साइन की वजह से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 और यहाँ पर आपके ऑलमोस्ट हाफ क्वेश्चन कवर हो चुके हैं आज की वीडियो के, तो इसका आपके पास करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट है, इफ अ फंक्शन इज एनालिटिक एट सम पॉइंट इन एवरी नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट z0 एक्सेप्ट z0 इटसेल्फ देन द पॉइंट z0 इज कॉल्ड। अगर आपके पास एक फंक्शन हर जगह एनालिटिक है सिर्फ उस पॉइंट को छोड़ के, तो हम उस टाइप के सिंगुलैरिटी को कहते हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। और ये आपका चैप्टर 5 का क्वेश्चन है। अगर आपने चैप्टर 5 के सारे कंसेप्ट्स और मेरी वीडियो अच्छे से देखी है चैप्टर 5 के MCQs की, तो आप ये इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, कोई मुश्किल बात नहीं थी। आपने अगर अभी तक चैप्टर 5 की मेरी वीडियो नहीं देखी तो उसे प्लीज़ देखिएगा, उसमें बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और उसमें हर टॉपिक कवर हो रहा है आपका। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 की स्टेटमेंट है, इफ़ टू फैमिलीज ऑफ कर्व्स u of x और xy is equal to c1 and v of xy is equal to c2 intersect at right angle at each of their point of intersection, then they are said to form। देखो, अगर आपके पास दो कर्व्स हैं u of xy is equal to c1, v of xy is equal to c2 और वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो आप उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहेंगे। राइट एंगल है तो मतलब ऑर्थोगोनल से कुछ ना कुछ लिंक होगा। बाकी ऑप्शन देखते हैं, हार्मोनिक हो नहीं सकता, ये एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड है। एनालिटिक भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी और एनालिटिक से रिलेटेड कुछ डिस्कशन ही नहीं है, तो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी भी नहीं होगा। सो ऑर्थोगोनल सिस्टम इज करेक्ट वन। इसके बाद ये जो क्वेश्चन था आपके पास ये चैप्टर 5 पे बेस्ड था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 किस टॉपिक पर है। क्वेश्चन 22 की स्टेटमेंट है आपके पास, व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग एनालिटिक फंक्शन यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड व्हेन ओनली रियल पार्ट इज गिवन टू यू देन व्हाट इज फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एफ जेड। आपके पास जब सिर्फ रियल पार्ट दिया हो तो आप एफ ऑफ जेड मिलने थॉमसन मेथड से कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 5(1) ऑफ z0। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसका लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन के अंदर आपके पास दोनों ही जगह पे 5(2) है जिसकी वजह से इनकरेक्ट। अब हम देखते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन के अंदर आपके पास y वाले कोऑर्डिनेट पे z की वैल्यू पुट की हुई है, डेट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। यहाँ पर आएगा z0, इस तरीके से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गलती है, एक बार x में पुट कर दिया और एक बार y में, ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पर भी z0 ही आएगा, तो ऑप्शन ए आपके पास हो गया बिल्कुल करेक्ट। मिलने थॉमसन मेथड अगर आपने अच्छे से किया तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को करने से पहले अगर आपके पास आप किसी जूनियर को जानते हैं तो जो कि अभी फाइनल ईयर में है, तो मैंने अपने चैनल पर ग्रुप सेंटेंस की काफ़ी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट यूज़फुल लगता है तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं, अगर कंटेंट यूज़फुल नहीं लगता तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका 6 चैप्टर पर है, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रोटेशन फॉर द कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा। आपके पास आपको एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है। एंगल ऑफ रोटेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ डैश अल्फा प्लस, यानी कि आप पुट कर देंगे ना वो वैल्यू जो जेड की होंगी, तो तीनों में ही फंक्शन की वैल्यू तो वही पुट करेंगे। इसमें एफ है, इसमें एफ डबल डैश है और इसमें एफ डैश है, यही डिफरेंस है। तो फॉर्मूले के अंदर आपके पास एफ डैश होता है, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट।
हमारे पास कॉन्फॉर्मल मैपिंग का जहाँ पर टॉपिक है, उसके बाद एंगल ऑफ रोटेशन और कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन, ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स तो क्या ये फॉर्मूलाज ही हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। इनको भी रीड आउट कर लेना है, एक एक लाइन के ही हैं, ठीक है। अदरवाइज दोनों के ही मैंने क्वेश्चंस की फॉर्म में इस वीडियो के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन डाल रखे हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन 24 आपके पास स्टेटमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टाइप W इज इक्वल टू AZ प्लस बी अपॉन CZ प्लस बी स्क्वायर। देखो ऊपर भी आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और नीचे भी, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं, मैग्निफिकेशन में हम कुछ ना कुछ मैग्नीफाई करते हैं, ट्रांसलेशन भी नहीं। बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्योंकि इसमें दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ऊपर और एक नीचे, जिसकी वजह से ये बन गया बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके अंदर अगर इसका ऑप्शन के अंदर बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जगह मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता क्वेश्चन के अंदर, तो वो भी करेक्ट हो जाता क्योंकि मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन इज अदर नेम ऑफ बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन 25 की स्टेटमेंट है, द पॉइंट्स विच कोइंसाइड विद देयर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड। जो भी पॉइंट आपके उसके ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कोइंसाइड होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट। यानी कि देखिए इसमें आपको क्या करना होता है, आपके पास मान लो AZ प्लस बी अपॉन CZ प्लस डी में है, तो आप इसको इक्वल टू Z रखते हैं, उसी के इक्वल, यही तो बोल रखे हैं ना, विच कोइंसाइड विद द ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरीके के जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट्स। डुअल पॉइंट्स नो, रोटेटिंग पॉइंट्स नो, ब्रांच पॉइंट नो। ब्रांच पॉइंट तो अलग ही होता है, ब्रांच कट ब्रांच पॉइंट वो अलग कंसेप्ट है, उसके आपके 5th चैप्टर के अंदर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो मेरी वीडियो है उसके अंदर। अदरवाइज आपने कोई और वीडियो में से भी अपनी तैयारी किया तो वहाँ भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे हर टॉपिक के, ऐसा नहीं है मेरी वीडियो के अंदर है सिर्फ। तो सी जो है आपके पास यहाँ पर करेक्ट वन। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की स्टेटमेंट क्या है। अभी क्वेश्चन जो पिछले वाला था उसके अंदर मैंने आपको बताया 25th क्वेश्चन के अंदर कि ब्रांच का टॉपिक 5th चैप्टर का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रांच पॉइंट, ब्रांच का टॉपिक सही है। देखते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। पोर्शन ऑफ अ लाइन ऑफ अ कर्व विच इज इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू डिफाइन द ब्रांच ऑफ अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो ऐसा पोर्शन किसी भी कर्व का जिसको आप किसी मल्टी वैल्यूड फंक्शन की ब्रांच के लिए डिफाइन करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रांच कट। और हम जिस पॉइंट को उसमें कंसीडर करते हैं उसे हम बोलते हैं ब्रांच पॉइंट। लेकिन यहाँ पर आपके पास उस पोर्शन की बात की हुई है और उस पोर्शन को हम बोलेंगे ब्रांच कट, उस पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रांच पॉइंट। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन सी जो है ब्रांच कट करेक्ट था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर आ गया वो आपके पास आ गया ऑप्शन सी, ब्रांच कट। अब इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 की स्टेटमेंट है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ W इज इक्वल टू E रेज टू द पावर ZR। तो आपके पास इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे। ये क्वेश्चन भी आपका चैप्टर 6 का यही, आपको पेज नंबर 6.4 पे ये टॉपिक मिल जाएगा, एलिमेंट्री फंक्शंस एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक पे, जहाँ पर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टीज दी हुई है, वहाँ पे ये टॉपिक मिलेगा। तो आपको पता है अगर W इज इक्वल टू रेज टू द पावर Z है तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की स्टेटमेंट क्या है, अब हम वो देखते हैं। क्वेश्चन 28 की स्टेटमेंट है, द वैल्यू ऑफ कोस हाइपरबोलिक Z इज। कोस हाइपरबोलिक Z की आपके पास वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पेज नंबर 6.6 पे मिल जाएगा और 6 चैप्टर में से वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो कोस हाइपरबोलिक Z की वैल्यू क्या है, पहले आप इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट कीजिए और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता उसके बाद आंसर मैच कीजिएगा। पेज नंबर 6.6 पे आपको मिल जाएगा ये टॉपिक, पहले खुद ट्राई कीजिए उसके बाद आंसर मैच कीजिए। हाइपरबोलिक फंक्शन 6.8 आर्टिकल के अंदर है, कोस हाइपरबोलिक Z की वैल्यू होती है, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन आता है। देखिए ये तो हो जाएगी साइन हाइपरबोलिक की, तो इसलिए ये गलत, ये भी गलत, 2Z और -Z ये तो किसी की भी वैल्यू नहीं है और ऑप्शन बी आपके पास यहाँ हो गया करेक्ट। नन इज ऑल्सो इनकरेक्ट क्योंकि आपके पास बी ऑप्शन ऑलरेडी करेक्ट है। इसके बाद हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 29 की आपके पास स्टेटमेंट है, द वैल्यू कोस हाइपरबोलिक
Z1 इंटू कोस हाइपरबोलिक Z2 प्लस साइन हाइपरबोलिक Z1 इंटू साइन हाइपरबोलिक Z2 इज इक्वल टू। तो ये पेज नंबर 6.7 पे क्वेश्चन है और चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कोस हाइपरबोलिक Z1 माइनस Z2, सेकेंड ऑप्शन है साइन हाइपरबोलिक Z1 प्लस Z2, थर्ड ऑप्शन साइन हाइपरबोलिक Z1 माइनस Z2 और फोर्थ ऑप्शन है कोस हाइपरबोलिक Z1 प्लस Z2। तो फोर्थ ऑप्शन कोस हाइपरबोलिक Z1 प्लस Z2 इज करेक्ट। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसके बाद साइन के अंदर अगर यहाँ साइन होता है या कोस या साइन, तो ये साइन हाइपरबोलिक Z1 प्लस Z2 का बन जाता। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये कोस हाइपरबोलिक Z1 प्लस Z2 का बन रहा है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 की स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट Z1 Z2 इज इक्वल टू। आर्ग्यूमेंट Z1 Z2 की वैल्यू क्या होती है। अगर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, अगर डिवाइड में होता है तो माइनस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो प्लस आ जाएगा। इसके बाद ये बहुत ईजी क्वेश्चन था और इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन 31 की स्टेटमेंट है log ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू। log ऑफ Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, log ऑफ Z1 माइनस log ऑफ Z2। तो यहाँ पर देखते हैं कंपेयर करके, log ऑफ Z1 माइनस log ऑफ Z2। ऑप्शन ए इनकरेक्ट, प्लस है ऑप्शन सी इनकरेक्ट, बी करेक्ट है इसलिए डी इनकरेक्ट, क्योंकि नन नहीं आ सकता अगर ऑलरेडी बी ऑप्शन करेक्ट है तो। इफ कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच पॉइंट ऑफ एक्स वाई प्लेन देयर इज अ यूनिक पॉइंट ऑफ यू वी प्लेन देन मैपिंग इज सेड टू बी ऑन टू वन वन मैनी वन नन ऑफ दिस। सो यहाँ पर अगर आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच पॉइंट अगर यूनिक पॉइंट है यू वी प्लेन के अंदर तो हम वन वन कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा होते तो हम उसे क्या कहते हैं, मैनी वन। तो यहाँ पर आपके पास करेक्ट हो जाएगा वन वन ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। चलिए देखते हैं 33 की स्टेटमेंट क्या है। 33 में कहा हुआ है अगर ट्रांसलेशन के अंदर W इज इक्वल टू जेड प्लस एल्फा होता है, यहाँ पर एल्फा क्या लेते हैं। एल्फा ऑप्शंस है कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, प्योरली इमेजिनरी और नन ऑफ दिस। आपको पता होगा ट्रांसलेशन के अंदर अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है तो W इज इक्वल टू जेड प्लस एल्फा के अंदर ये जो एल्फा है ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। सो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर हो गया करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं किस टॉपिक से रिलेटेड है। 34th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इन रोटेशन W इज इक्वल टू जेड इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा वन। यहाँ पर आपके पास थीटा वन क्या होगा, ये जो एंगल है यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन जीरो, रियल, इमेजनरी और नन। आपके पास रोटेशन के अंदर ये जो थीटा वन होता है ये होता है रियल। ठीक है, तो इन सारे मैपिंग्स को आपने अच्छे से स्टडी करना है कि अल्फा क्या होता है, थीटा वन क्या होता है। इन पे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बाद है क्वेश्चन 35। देखते हैं 35 की स्टेटमेंट क्या है। 35th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इन मैग्निफिकेशन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डब्ल्यू प्लेन एंड जेड प्लेन। मैग्निफिकेशन के अंदर आपके पास डब्ल्यू प्लेन और जेड प्लेन के अंदर रिलेशन क्या होगा, रिलेशन होगा आपके पास इन दोनों प्लेन के अंदर डब्ल्यू इज इक्वल टू ए जेड का। ठीक है, तो ये था आपके पास 35th क्वेश्चन। अब देखते हैं 36th क्वेश्चन किस टॉपिक पर है। आइए देखते हैं 36th की स्टेटमेंट। 36th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर द कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन और एंगल ऑफ रोटेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों में ही आप पहचान के लिए कर सकते हो एफ डैश आता है। अब देखते हैं इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है करेक्ट। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ना सिंगल डैश है ना डबल डैश है, सिर्फ एफ ऑफ एल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये आपके पास ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। ऑप्शन बी के अंदर डबल डैश है तो जिसकी वजह से आपका ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। ऑप्शन सी के अंदर सिंगल डैश है तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो गया है, डेट इज एफ डैश एल्फा प्लस आयोटा बी का मैग्नीट्यूड। सो इसका ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन 37 की स्टेटमेंट क्या है। 37th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन विद टू डिफरेंट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड हाइपरबोलिक इफ। देखिए जो भी ट्रांसफॉर्मेशन जिसके दो फिक्स पॉइंट हो उसको हाइपरबोलिक तब कहेंगे जब कंपेयर करने पे k की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो हो, यानी कि जो कांस्टेंट आपने लिया है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो। ऑप्शन थे
के ग्रेटर देन ज़ीरो, के इक्वल टू ज़ीरो, के लेस देन ज़ीरो और के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, आज के क्वेश्चंस में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बहुत स्पीडली कराया है मैंने, ताकि मतलब कंसेप्ट को नहीं समझाया, वैसे स्पीडली नहीं था, हर कंसेप्ट पे फोकस नहीं किया, बट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हर टॉपिक पर थे ताकि आपका हर टॉपिक कवर हो। अब आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुके हैं, तो हर एक एक कंसेप्ट को क्लियर करना उस बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। जिन बच्चों के लिए उन्हें अच्छे से टॉपिक आता है, उनके लिए बहुत बोरिंग बन जाती है वीडियो, इसलिए क्वेश्चन कराने पे ज़्यादा फोकस किया मैंने। तो के इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा, तो ये भी आप 6 पॉइंट वाले टॉपिक के अंदर जाकर देख सकते हो कि इक्वल टू ज़ीरो तब क्या होता है, लेस देन ज़ीरो तब क्या होता है। तो ये थे आपके 37 क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं 38 क्वेश्चन की आपके पास स्टेटमेंट क्या है। 38 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, एवरी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन मैप सर्कल और स्ट्रेट लाइन इनटू। ये आपके पास एज इट इज़ थ्योरम की स्टेटमेंट है, सो इसलिए आपको हर थ्योरम की स्टेटमेंट भी अच्छे से रीड आउट करनी है। तो हर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन किसी सर्कल या स्ट्रेट लाइन को किस पर मैप करती है? ऑप्शन ए सर्कल और रेक्टेंगल, ऑप्शन बी स्क्वायर और स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन सी सर्कल और स्क्वायर, ये सी ऑप्शन है, ऑप्शन डी सर्कल और स्ट्रेट लाइन। तो ये इनकरेक्ट, सर्कल और रेक्टेंगल नो, सर्कल और स्क्वायर्स नो, स्क्वायर्स और स्ट्रेट लाइन नो, क्योंकि आपको पता है एवरी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन मैप सर्कल और स्ट्रेट लाइन इनटू सर्कल और स्ट्रेट लाइन। सो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ये आपके पास 38 क्वेश्चन थे पूरे सिलेबस से रिलेटेड। आई होप इसमें आपको काफ़ी टॉपिक्स नए सीखने को मिले होंगे। सो आज की वीडियो में यहीं तक, आपका इससे पूरा सिलेबस एक बार कवर हो गया होगा। तो इसके बाद जो भी आपके मैथ्स ऑनर्स के फर्दर एग्ज़ाम्स हैं उसका भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। और इस वीडियो का कंटेंट आपको अगर यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले पहले अपने क्लास ग्रुप्स और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको एक पूरे सिलेबस की रिवीजन करने का मौका मिल पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।